हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अपने 33वें लेसन प्लान को, जो हमारे विषय इतिहास का है और आज का हमारा प्रकरण है पाषाण काल। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमारा यह 33वां लेसन प्लान है। अब आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो देखिए, विद्यालय के नाम में आप जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो देखिए, विषय हमारा इतिहास है और आज का प्रकरण है हमारा पाषाण काल। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो समान उद्देश्य होता है, एक बार अगर आपने लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे वाली वीडियो में जाके आप इसका समान उद्देश्य देख सकते हैं और इसके लिए एक अलग से भी मैंने समान उद्देश्य का वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपने समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि जो समान उद्देश्य होता है वह हमारे विषय से संबंधित होता है और विषय हमारा सभी लेसन प्लान में एक ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा समान उद्देश्य नहीं बदलता है। परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, जिसके कारण हमारा समान उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य हमेशा बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, यानी छात्रों को क्या ज्ञान होगा इस लेसन प्लान से। तो पहला देखिए, छात्र आदिमानव के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पहले के मानव के रहन सहन जान सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र इसमें क्या समझेंगे इस लेसन प्लान से। तो देखिए, पहला है हमारा छात्र प्राचीन काल के मानव के विषय में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राचीन मानव तथा आज के मानव की तुलना कर सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो मैंने आपको बताया है, जब छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करता है उसे ही हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है विद्यार्थी पाषाण कालीन औजार बना सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी प्राचीन कालीन आविष्कारों को बता सकेंगे, यानी जो विद्यार्थी हैं जानने और समझने के बाद ही यह क्रिया कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आपको पता है, जो आपके प्रकरण से संबंधित जो सामग्री होती है वो किसके अंतर्गत आती है, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। यानी आपका जो प्रकरण है, आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित आप छात्रों को कक्षा में समझाने के लिए अगर किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। जैसे चार्ट पर बना पाषाण कालीन औजार का चित्र, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, यह सारी चीज़ें आपकी किस श्रेणी में आती हैं, सहायक सामग्री की श्रेणी में आती हैं। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको पता होगा क्या लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में छात्रों को आपके प्रकरण के विषय में पहले से कुछ पता है या नहीं, यह लिखना होता है पूर्व ज्ञान में। तो देखिए, छात्र पाषाण काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न नहीं लिखेंगे आप लोग, प्रस्तावना प्रश्न बस लिखेंगे, इसमें आप के नहीं लिखेंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न का कॉलम होगा। दूसरा छात्राध्यापिका, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक, और तीसरा हमारा छात्र क्रिया का। तो देखिए, प्रस्तावना का जो प्रश्न होता है उसी से आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो उसको बनाने से पहले आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जो आपके प्रस्तावना के प्रश्न हैं, यानी प्रस्तावना का जो प्रश्न है वो आपका सरल होना चाहिए, श्रेणीबद्ध होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। इधर उधर के प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करेंगे। देखिए, पहला है हमारा प्रश्न, आदि मानव कहाँ रहते थे। तो छात्रों का उत्तर है जंगलों में। दूसरा प्रश्न, जंगलों में शिकार कैसे करते थे। तो छात्रों का उत्तर क्या है, पत्थर के हथियार से। तीसरा, पत्थर को इतिहास में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, छात्रों ने उत्तर दिया पाषाण। अब देखिए, पाषाण काल किसे कहते हैं। तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप लोग अपने प्रकरण में आगे देंगे।
नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है उद्देश्य कथन का। तो देखिए उद्देश्य कथन क्यों करते हैं हम लोग, कि जो हमारा प्रकरण होता है उसके प्रति जो छात्र हैं, छात्र अपने प्रकरण के प्रति छात्रों का ध्यान ना भटके और उनमें ऊर्जा हो, और जो विषय छात्रों को पढ़ना रहता है उसके विषय में बताते हैं। जैसे छात्रों, आज हम पाषाण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनका ध्यान कक्षा में ही केंद्रित रहता है और अपने प्रकरण के प्रति केंद्रित रहता है। तो देखिए अब इसके लिए अब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे हम लोग। प्रस्तुतिकरण के लिए आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा पाषाण काल का परिचय, और अब आता है हमारा व्याख्या लिखें या स्पष्टीकरण लिखें। ठीक है, तो व्याख्या हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे क्या, पाषाण काल अर्थात पत्थरों का समय प्राचीन काल के मानव की धीरे धीरे शारीरिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इन बदलावों के कारण मानव हाथ एवं मस्तिष्क का उपयोग करना सीख लिया था। मानव भूख मिटाने व शिकार करने के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग करता था, इसलिए इस समय को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे क्या, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिखेंगे पाषाण काल यानी पत्थरों का समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में, और श्यामपट्ट कार्य में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आता है हमारा बोध प्रश्न, यानी जो आप प्रकरण पढ़ा लेते हैं, जब छात्रों को समझा लेते हैं तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं, ताकि आपको यह ज्ञात हो जाए कि जो छात्र हैं उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं, उन्हें जो बताया जा रहा है उन्हें याद हो रहा है नहीं। यह सारी चीज़ें देखने के लिए बोध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बशर्ते आपको अपने प्रकरण से ही प्रश्नों को पूछना है, प्रकरण से बाहर के प्रश्नों को आपको नहीं पूछना है। देखिए पहला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किसके औजार बनाए? तो छात्रों का उत्तर है पत्थर के। श्यामपट्ट काल में भी आप लोग लिख लेंगे पत्थर के। दूसरा प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्रों का उत्तर है 3 भागों में। यही आप लोग श्यामपट्ट काल में भी लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है, ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। ठीक है, शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा पूरा पाषाण काल के हथियार। स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के आप लोग लिखेंगे, आदिमानव ने जंगली जानवरों से रक्षा एवं शिकार हेतु पत्थर के हथियार का उपयोग किया। तब के औजार बनाने के लिए मानव पत्थर से पत्थर को तोड़ता था। इस कारण इस काल के पत्थर बेडौल व नुकीले नहीं थे। और इसमें देखिए मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाते वक्त पत्थर से पत्थर टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई, जिससे आग की खोज हुई। आग की खोज इस युग की महान खोज थी। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए आप लोग श्यामपट्ट कार्य में और छात्र क्रिया में। देखिए छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में पूरा पाषाण काल और के औजार बेडौल थे। ठीक है, आप लोग आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। फिर से हमारा आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन मानव कहाँ रहते थे? तो छात्रों का उत्तर है नदियों तथा झील के किनारे। ये नदी तथा झील के किनारे क्यों रहते थे? ताकि इनको जो पानी है वो भरपूर मात्रा में सभी चीज़ों के लिए मिल जाए। दूसरा प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ? तो छात्रों का उत्तर है पूरा पाषाण काल में। तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। अब आपका हेडिंग होगा मध्य पाषाण काल शिक्षण बिंदु में, और छात्राध्यापिका क्रिया में यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग। मध्य पाषाण काल में अनेक जलवायु परिवर्तन हुए तथा इस समय मानव खेती करना सीख गया। मानव अन्न संग्राहक बन गया। घास खाने वाले जीवों का जन्म हो चुका था। मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। इस काल में मानव ने औजार पूरा पाषाण काल से छोटे सुडौल व पैने बनाना सीख लिया। ठीक है,
छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में मानव खेती करना सीख गया। तीसरे छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में मानव अन्न संग्राहक बन गया। दूसरा, प्रथम पालतू पशु कुत्ता कहा गया। और तीसरा, औजार थोड़े छोटे बनने लगे। फिर से आता है हमारा बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, मानव अन्न संग्राहक किस काल में बना? तो छात्रों का उत्तर है मध्य पाषाण काल। दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? तो छात्रों का उत्तर है क्रम में छोटे तथा सुडौल। कम छोटे थोड़े सुडौल। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? तो छात्रों का उत्तर है नवपाषाण काल। चौथा प्रश्न हमारा, नवपाषाण काल की उपलब्धि क्या था? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा नवपाषाण काल। स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग छात्राध्यापिका क्रिया में, और लिखेंगे क्या? इस काल में मानव भोजन का उत्पादन करने लगा। इस युग के हथियार छोटे, नुकीले व सुडौल थे। मानव अब छोटी छोटी बस्ती बना के रहने लगा। इसी युग में पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल के अंत में मानव ने पत्थर के बजाय धातु यानी किसका? तांबा के औजार बनाना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में मानव बस्ती में रहने लगा। इस काल के औजार नुकीले व सुडौल थे। तीसरा, पहिए का निर्माण इस युग में हुआ। अब यहाँ पे भी लिख लो आप लोग, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? तो सुडौल थे। दूसरा, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न। पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न में आपको नए प्रश्नों को रखना है अपने प्रकृति से ही संबंधित। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। तीसरा, मानव का प्रथम पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता था। चौथा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया था। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य, यानी जब अपना प्रकरण आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आता है हमारा निरीक्षण कार्य, कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करने का। तो देखिए, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों को देखेंगी तथा छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी। पूरी कक्षा का निरीक्षण भी करेंगी तथा उनकी समस्याओं को भी सुनेंगी। ये भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब आता है हमारा गृह कार्य। तो जो गृह कार्य होता है उसमें छात्रों को आप कोई भी गृह कार्य करने को दे सकते हैं। बस आपका जो प्रकरण है उसी से संबंधित होना चाहिए। प्रकरण से बाहर आपका गृह कार्य भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या? पूरा पाषाण काल के विषय में लिखिए। दूसरा, मध्य पाषाण काल में मानव का विकास कैसे हुआ लिखिए। और तीसरा है, नवपाषाण काल की उपलब्धियों के विषय में लिखकर लाएंगे, यानी छात्रों को इतना गृह कार्य दिया गया। तो देखिए, अब लास्ट हेडिंग जो हमारे आता है किसका है? समीक्षा। तो समीक्षा में देखिए क्या होता है, आपके जो लेसन प्लान है उसके बारे में, आपके लेसन प्लान में क्या त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां नहीं हैं, आपने किन कौशलों का प्रयोग किया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया है, यह सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जिसमें आपके यहाँ जो समीक्षा हेडिंग है इसमें आपके लेसन प्लान के बारे में क्या टिप्पणी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान देखने हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स के, साइंस एंड मैथ्स, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो है, आप वहां से जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।